दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बंगाली सिनेमा के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में स्थित है, जिसका भारतीय फिल्म इतिहास में बहुत योगदान रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को प्रदर्शित करने वाले, निर्माण करने वाला सेंटर माना गया है कलकत्ता को हमेशा से ही। इसको 1932 से टॉलीवुड भी कहा गया, हॉलीवुड की तरफ पे, क्योंकि टॉलीगंज एक कलकत्ता में जगह थी जो केंद्र होता था इन फिल्मों का और फिल्मों का निर्माण करने का। किसी टाइम सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे उत्कृष्ट निर्माता निर्देशक इसी इंडस्ट्री ने दिया। आज इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब तक पैरेलल सिनेमा और आर्ट सिनेमा की बात चलेगी, तब तक वेस्ट बंगाल की बंगाली फिल्मों का हमेशा जिक्र होता रहेगा। यहाँ पर बहुत ही ख्याति प्राप्त फिल्में बनती रही हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया है, और इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कब से स्थापना हुई थी, क्या इसका योगदान है, और क्यों आज भी सत्यजीत रे की 1955 में बनाई पाथेर पंचाली टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में अभी तक आती है। क्यों इसका रिकॉर्ड टूट नहीं पाया और क्यों यह अपनी ही जगह पर स्थापित हो गया है। 1955 की पाथेर पंचाली, जो सत्यजीत रे ने निर्माता और निर्देशक थे जो इस फिल्म के, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। 10 करोड़ का इसने हाईएस्ट ग्रोस कलेक्शन किया था। आज तक भी इसका मील का पत्थर क्यों बना हुआ है, क्यों इस मील के पत्थर को कोई भी क्रॉस क्यों नहीं कर पाया आज तक भी। दोस्तों, स्वर्ण युग कहा जाने वाला बंगाली सिनेमा का युग वह था जब पाथेर पंचाली, जो 1955 में सत्यजीत रे साहब ने बनाई थी, इसको 1956 में आयोजित कैन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट ऑफ द फिल्म का अवार्ड मिला था। इसे प्रेरणा पाकर बंगाली फिल्म निर्माताओं ने और निर्देशकों ने अपनी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ानी शुरू करी। ग्लोबल अप्रोच मिल गई थी उनको, और कई दशकों तक उन्होंने भारतीय सिनेमा इतिहास का प्रतिनिधित्व किया अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय लेवल पर, और अवार्ड विनिंग फिल्में काफ़ी बनाई कई दशकों तक। इन सब में अग्रणीय रहे और आधुनिक स्वर्ण काल बंगाली सिनेमा के इतिहास को चरितार्थ करते हुए सत्यजीत रे सबसे आगे रहे, जिनकी फिल्मों ने यूरोपियन लेवल पर, अमेरिकन लेवल पर, एशियन लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और काफ़ी भूरी प्रशंसा प्राप्त करी। क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में बनाई सत्यजीत रे साहब ने। सत्यजीत रे साहब की फिल्मोग्राफी के बारे में इतना कहना काफ़ी होगा कि सूरज को जैसे चिराग दिखाना, कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव और इम्पैक्ट डाला। जिनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार प्रमुख थे, जिनके नाम हैं मार्टिन स्कॉर्सेसे, जेम्स आइवरी, अब्बास कियारोस्तामी, एलिया कजन, फ्रांसिस टूफोर्ट, कार्लोस सोरा, आइसाओ टाकाहाटा, वेस एंडरसन और डैनी बॉयले। इन सब के अलावा अकीरा कुरोसावा भी इनके काम से बहुत प्रभावित थे, इनकी सिनेमेटोग्राफिक स्टाइल से, इनकी फिल्मों की समझ की वजह से। वैसे तो बंगाली सिनेमा हमेशा से सत्यजीत रे साहब का ऋणी रहेगा। मिड 50 में इन्होंने 2 शाहकार प्रस्तुत किए थे। पहला था अपूर्व ट्रायलॉजी, जिसमें 3 फिल्में थी। पहली थी पाथेर पंचाली 1955 की, दूसरी थी अपराजितो, और ये फिल्म बनी थी 1956 में, और तीसरी थी द वर्ड ऑफ अपू 1959 की। ये अपूर्व ट्रायलॉजी अपने आप में अभूतपूर्व थी, और इसने आर्ट फिल्मों का, बंगाली आर्ट फिल्मों का, इंडियन आर्ट फिल्मों का एक गढ़ बना दिया था कलकत्ता को। इसके अलावा दूसरी फिल्म थी कंचनजंगा, जो 1962 में आई थी, जिसने एक नैरेटिव सिनेमा को जन्म दिया, नए तरह के सिनेमा को, जिसको बाद में हाइपरलिंक सिनेमा भी कहा गया। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि 1967 में सत्यजीत रे साहब ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसका फिल्म का नाम होना था द एलियन, किंतु किसी वजह से वो फिल्म कैंसिल हो गई थी। और इसका यकीन किया जाता है कि जो फिल्म स्पीलबर्ग ने बनाई थी, स्टीवन स्पीलबर्ग ने, E.T. 1982 में, उसकी इंस्पिरेशन इसी एलियन स्क्रिप्ट से मिली थी जो सत्यजीत साहब ने लिखी थी। यह तथ्य अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। इसके अलावा इनकी एक फिल्म चारुलता
का हल्का रीमेक बनाया था ईरा शेष ने अपनी फिल्म 40 शेड्स ऑफ ब्लू 2005 में जो आई थी। उसके अलावा इनकी फिल्म द वर्ड ऑफ पू का एक फाइनल सीन डुप्लीकेट किया गया था। एक फिल्म ग्रोगरी नाभा ने बनाई थी माई फैमिली 1995 में, जिसमें इसके द वर्ड ऑफ पप्पू के सीन को डुप्लीकेट किया गया था हूबहू। इसके अलावा आधुनिक सिनेमा में भी इनके फिल्मों के कुछ रेफरेंस लिए गए हैं, जैसे एक फिल्म आई थी सेकंड एविल 2006 में, और द एलिमेंट्स ट्रायलॉजी आई थी दीपा मेहता की, और उसके अलावा फिल्म आई थी फिल्म ऑफ डीन लुक गोडांड। दूसरे महान निर्माता निर्देशक बंगाली फिल्मों के थे मृणाल सेन, जिनकी फिल्मों में मार्क्सिज्म व्यूज ज़्यादा मिलते हैं और उनका मार्क्सवाद का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। मृणाल सेन जी की फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर काफ़ी पुरस्कृत किया गया, जैसे कैन्स फिल्म फेस्टिवल, बर्ने फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, मॉस्को, कार्लोवी, वरी, मॉन्ट्रियल, शिकागो और कैरो में। इसके अलावा ऋत्विक घटक भी काफ़ी प्रसिद्ध फिल्मकार रहे बंगाली फिल्मों के, जिनको कि उनकी मृत्यु के काफ़ी वर्षों बाद ग्लोबल अप्रोच मिली थी, उनके कामों को सराहना मिली थी 1990 के दशक के दौरान, जिनके कार्य को ग्लोबल सराहना मिली। ग्लोबल स्तर पर इनकी फिल्मों की, इनके कार्यों की DVD वगैरह प्रदर्शित करने के बाद इनकी कुछ फिल्मों की समानताएं इनके बाद की रिलीज हुई फेमस हुई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर मिलती है, जैसे सत्येंद्र रे की फिल्मों का प्रभाव उनके बाद की फिल्मों पर मिलता था। उनके दो उदाहरण इस प्रकार हैं। ऋत्विक घटक जी की 1958 में एक फिल्म आई थी अजंत्रिक, जिसका रिसेंबल मिलता है हर्बी फिल्म्स में, जो 1967 से 2005 तक आई थी। और ऋत्विक घटक जी की एक फिल्म बारी ठेके पालिए 1958 की आई फिल्म का रेसेंबल मिलता है फ्रांकिस ट्रूफेट की फिल्म द 400 ब्लोज में, जो 1959 में आई थी। इन फिल्मकारों के अलावा सुब्रता मित्रा नाम से एक सिनेमाटोग्राफर हुए हैं, जिनकी सिनेमाटोग्राफी का प्रभाव पूरे जगत पे पड़ा था, जिन्होंने डेब्यू किया था सत्येंद्र रे की फिल्म द अपू ट्रायलॉजी से, और इनका इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड पर। इनके पास टेक्निक थी बहुत बढ़िया। इसकी सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट टेक्निक जो थी वो थी बाउंस लाइटिंग, टू रिक्रिएट द इफेक्ट ऑफ डे लाइट ऑन सेट्स। अपने छायांकन के पराकाष्ठा पे थे फिल्म अपराजितो में 1956 की फिल्म जो थी सत्येंद्र रे साहब की, जो कि अपू ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट थी। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक बहुत उच्चतम कोटि की थी, जैसे कि नेगेटिव फ्लैशबैक एंड एक्सरे डिग्रेशन। और यह फिल्म जब बन रही थी प्रतिद्वंदी 1972 की, तब इस टेक्निक का सत्येंद्र ने इनसे यूज लिया था। अब दोस्तों बात करेंगे एक बहुत दिलचस्प किस्से की। टॉलीवुड शब्द वो पहला शब्द था जो हॉलीवुड शब्द से इंस्पायर्ड होकर 1932 में पहली बार कलकत्ता के बंगाली बंगाली सिनेमा के लिए इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर नामक एक मैगजीन के दिए एक आर्टिकल के हिसाब से, जो आर्टिकल लिखा था बिलफोर्ड ई डेमिंग ने, जो कि एक साउंड इंजीनियर थे, अमेरिकन इंजीनियर थे, साउंड इंजीनियर, जो कि इन्वॉल्व थे भारत की पहली बोलती फिल्म के प्रोडक्शन में आला मारा 1932 में। उसके इंजीनियर थे। उन्होंने पहली बार एक टॉलीवुड वर्ड का शब्द का इस्तेमाल किया था बंगाली सिनेमा के लिए, क्योंकि कलकत्ता उस वक्त गढ़ होता था प्रोडक्शन हाउसेस फिल्मों का, भारतीय सिनेमा का। क्योंकि टॉलीगंज वह जगह थी, डिस्ट्रिक्ट थी कलकत्ता में, जहां पर इन फिल्मों का, भारतीय फिल्मों का निर्माण किया जाता था, जो कि मुख्य केंद्र था भारतीय सिनेमा की फिल्मों का। तो हॉलीवुड शब्द से इसकी राइम मिलाते हुए, इसकी तर्ज बनाते हुए इसको नाम दिया गया टॉलीवुड।
उस वक्त कलकत्ता के टॉलीगंज का वही महत्व था जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड का होता था, जो कि हॉलीवुड एक केंद्र होता था फिल्मों का, अमेरिकन फिल्मों का। उसी तरह टॉलीगंज केंद्र होता था भारतीय सिनेमाओं के निर्माण करने का। मार्च 1932 में छपे इस आर्टिकल के हिसाब से डेमिंग ने पहले इस नाम को होलीगंज भी सोचा था, किंतु बाद में उन्होंने इसको निकनेम को टॉलीवुड कर दिया था, क्योंकि टोली का जो अर्थ है वो तो कुछ भी नहीं था, मगर उसकी राइम अच्छी मिल रही थी होली से, हॉलीवुड के होली शब्द से। और गंज का मतलब होता है बंगाल में, कलकत्ता की भाषा में, बंगाली भाषा में लोकेलिटी, तो ये ज़्यादा उपयुक्त वर्ड लगा उन्हें टॉलीवुड। यह नाम देने के बाद सबसे पहले जूनियर स्टेट्समैन यूथ मैगजीन में, इसको कलकत्ता की एक मैगजीन है जिसमें इस नाम का पहली बार इस्तेमाल हुआ था बंगाली सिनेमा के लिए। इसी से प्रभावित होकर बाकी राइम्स टॉलीवुड से मिलाती हुई बॉलीवुड शब्द इस्तेमाल हुआ बॉम्बे बेस्ड सिनेमा के लिए, जो कि वो भी मुख्य केंद्र था हिंदी फिल्मों का खास तौर पर। बाद में अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए इसी से मिलते जुलते शब्द यूज किए गए। दोस्तों, जहाँ तक बंगाली फिल्मों के इतिहास की बात है, 1920 से प्रारंभ हुआ था जब पहली बार थिएटर में बायोस्कोप दिखाया गया था पूरे कलकत्ता में। सबसे पहला नाम 10 सालों में जो उभर कर आया वो थे श्री हीरालाल सेन जी, जिन्होंने विक्टोरियन एरा सिनेमा से प्रभावित होकर एक कंपनी खोली करने वाली प्रोडक्शन कंपनी, जिसका नाम था रॉयल बायोस्कोप कंपनी। और उन्होंने काफ़ी थिएटर बनाए, स्टेज प्रोडक्शन करे, और उनको क्या नाम है एक पॉपुलर शो के तौर पे दिखाया गया एट द स्टार थिएटर, मिनर्वा थिएटर में और क्लासिक थिएटर कलकत्ता के अंदर। इनके काफ़ी सालों बाद जो सक्रिय हुए उनका नाम था, जिन्हें डीजी के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम था धीरेन्द्र नाथ गांगुली। उन्होंने एक इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी खोली जो किसी बंगाली के स्वामित्व में पहली कंपनी थी। 1918 में ये खोली गई थी। बंगाली सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म विल्वा मंगल 1919 में इस कंपनी में बनाई गई। यह बंगाली सिनेमा की पहली सर्वप्रथम बंगाली फीचर फिल्म थी और बैनर का नाम था मदन थिएटर। 1921 में बिलाट फेराट फिल्म बनाई गई, जो कि इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी की पहली फिल्म थी। जमाई शाशथी पहली बंगाली टॉकी फिल्म थी, बोलती फिल्म थी, जो मदन थिएटर के बैनर तले बनाई गई थी। इन फिल्मों के बाद ही इनसे प्रभावित होकर एरा आया था सत्यजित रे जी का, मृणाल सेन जी का और ऋत्विक घटक जी का। दोस्तों, बंगाली मूक फिल्मों का जो एरा 1919 से 1930 तक का था, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया, हीरा लाल सेन जी इंडिया के पहले बंगाली फिल्मों के अलावा भारतीय सिनेमा इतिहास के पहले डायरेक्टर, पहले निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने सारी मूक फिल्में बनाई थी। इनको पायनियर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट फिल्म ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बंगाली सिनेमा की पहली साइलेंट फिल्म थी, मूक फिल्म थी बिल्वा मंगल, जो कि कलकत्ता के मदन थिएटर द्वारा प्रोड्यूस की गई थी, जिसको प्रदर्शित किया गया था 8 नवंबर 1919 को। यह फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के 6 साल बाद रिलीज की गई थी, जो कि 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पितामह की उपाधि दी जाती है दादा साहब फाल्के ने महाराष्ट्र में जिसका निर्माण किया था। जहाँ तक बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ 1930 के दशक से, जहाँ फिल्में पहले उर्दू और पर्शियन में बनाई जाती थी, खास विशेष उच्च वर्ग को प्रभावित करने के लिए, उनको अपनी ओर खींचने के लिए। तब ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था भारत देश को, तब हम आज़ाद नहीं थे। फिल्में सम्मानित एलीट क्लास वर्ग के लिए ही बनाई जाती थी। जहाँ तक जानकारी की बात है, सबसे पहला जो स्टूडियो था बंगाली फिल्मों का वह था
ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी के नाम से। और पहली बोलती फिल्म का नाम था जमाई शास्त्री, जिसका हमने जिक्र पहले कर दिया है। पहली बोलती बंगाली फिल्म 1931 में रिलीज किया गया था, जिसे उस वक्त के मुख्य नायक थे परमथेश बरुआ और देवकी बोस जी। यह दोनों ही कलाकार अपनी प्रसिद्धि के उच्चतम स्तर पर थे और इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। और बरुआ जी ने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ भी बनाई और नए नए डायमेंशन कलकत्ता में बंगाली फिल्मों में इन्होंने खोजे। और देवकी बोस जी ने 1932 में एक फिल्म बनाई थी चंडीदास। इस फिल्म के साउंड रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी इस फिल्म को तारीफ मिली और इसे काफ़ी नोट किया गया। मुकुल बोस जी इस फिल्म के साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करी। मुकुल बोस जी ने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मॉड्यूलेशन का भी सॉल्यूशन ढूंढा प्रॉब्लम का, और डायलॉग के बीच में जो अंतराल आता था उसका भी उन्होंने हल निकाला। बंगाली बोलती फिल्मों का दौर 1931 से लेकर 1947 भारत के विभाजन तक रहा। उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय सिनेमा इतिहास में अमूल्य योगदान रहा बंगाली फिल्मों का। इसकी पहली बोलती फिल्म 11 अप्रैल 1931 को रिलीज हुई थी, जिसका नाम हमने बताया आपको जमाई शास्त्री, और इसे रिलीज किया गया था क्राउन सिनेमा हॉल कलकत्ता के अंदर। यह फिल्म एक अल्प अवधि की फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी। पहली बंगाली टाकी फिल्म फुल लेंथ की जो फीचर फिल्म आई थी उसका नाम था देना पावना, और इसे रिलीज किया गया था 30 दिसंबर 1931 को चित्रा सिनेमा हॉल कलकत्ता में। इन सब फिल्मों के निर्माण का केंद्र टॉलीगंज होता था, जो कि साउथ कलकत्ता में था, वेस्ट बंगाल में, जहां पर लोगों की कलात्मक फिल्में व संगीत में फिल्मों की तरफ रुझान ज़्यादा था बाकी पूरे भारत की अपेक्षा। तो बंगाली फिल्मों के स्वर्णिम काल 1952 से 1975 कहा जाता है, जिसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इस समय इस स्वर्ण युग में 1952 से 1975 तक में भारतीय सिनेमा को बंगाली फिल्म काफ़ी हद तक अपनी पहचान दे रही थी, उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसने कई महान निर्माता निर्देशक पैदा किए और इस फिल्म जगत को दिए। इसमें सबसे पहला नाम आता है महान निर्माता निर्देशक श्री सत्यजीत रे जी का, जिनको अकेडमी ऑनररी अवार्ड से नवाजा गया। इनको भारत के और फ्रांस के उच्चतम नागरिकीय सम्मान से भी नवाजा गया, जैसे कि भारत में भारत रत्न दिया गया इनको, और लीजियन ऑफ ऑनर इन्हें फ्रांस में दिया गया। इनके बाद दूसरे महानतम निर्माता निर्देशक में नाम आता है मृणाल सेन जी का, जिनको कि फ्रेंच डिस्टिंक्शन ऑफ कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया, और रशिया का अवार्ड था ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप्स। इन दोनों फिल्म मेकर्स के अलावा जो नाम आते हैं उभर कर, उनमें है ऋत्विक घटक जी, तपन सिन्हा जी, अजय कर जी। दोस्तों, इस दौर की कुछ प्रसिद्ध क्लासिक फिल्मों के नाम लिए जाए तो उसमें नाम आते हैं नागरिक फिल्म 1952 में आई थी, द अप्पू ट्रायलॉजी 1955 से 1959 में 3 फिल्में आई थी, और उसके अलावा जलसा घर 1958 की, फिर अजंत्रिक 1958 की ही, नील आकाशेर नीचे 1959 की, देवदास देवी 1960 की, मेघे ढाका तारा 1960 की, और द कलकत्ता ट्रायलॉजी 1971 से 1976 में जो बनी। इसमें खास तौर पर सत्यजीत राय साहब द्वारा बनाई गई फिल्म अप्पू ट्रायलॉजी को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिल्म लिस्ट में हमेशा रखा जाता है। पूरे विश्व की जब भी कोई लिस्ट बनती है तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट फिल्म की है। दोस्तों, बंगाली फिल्मों के सबसे ज़्यादा मशहूर कलाकार रहे उत्तम कुमार नायक के तौर पर, और लेट 50s में इनकी तूती बोलती थी, और हीरोइन के रूप में, नायिका के रूप में सुचित्रा सेन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त अभिनेत्री के रूप में ख्याति प्राप्त थी। ऐसी ख्याति इनको उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन को मिली थी जोड़ी के तौर पर भी, और अलग अलग नायक नायिका के तौर पर भी, जो आज तक कलकत्ता में या बंगाली पूरे इतिहास में, सिनेमा इतिहास में किसी को नहीं मिली।
1950 के उत्तरार्ध में इन दोनों की जोड़ी को इटर्नल पेयर कहा जाता था बंगाली सिनेमा का। सुचित्रा सेन जी के अलावा लेट 1950s में जो प्रसिद्ध अभिनेत्रियां थीं उनके नाम थे सावित्री चटर्जी और सुमित्रा देवी। इनके अलावा नायक के तौर पर उत्तम कुमार के प्रतिद्वंदी के तौर पे जिनको याद किया था वो थे सुमित्रा चटर्जी, जिन्होंने सत्यजीत राय जी की कई फिल्मों में काम किया 1960 के दशक में। इन्हें खास तौर पर सत्यजीत रे द्वारा लिखित और निर्देशित पात्र एक जासूसी पात्र फेलुदा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, जिनकी 2 फिल्में बहुत चर्चित रही थी। उनके नाम थे 1974 में आई सोनार केला और 1978 में आई जोई बाबा फेलुनाथ। इन दोनों में ही इन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया था फेलुदा के, जो कि एक जासूसी पात्र है और काफ़ी रोचक पात्र लिखा गया था सत्यजीत रे द्वारा ही। इसके अलावा सुमित्रा चटर्जी ने अप्पू ट्रायोलॉजी की फिल्म द वर्ड ऑफ अप्पू में अप्पू के वयस्क वर्जन को निभाया था, जो कि 1958 में आई थी। तो 1960 के दशक में कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों का आगमन हुआ, जिनमें प्रमुख नाम थे अपर्णा सेन, शर्मिला टैगोर, माधवी मुखर्जी, संध्या राय और सुप्रिया देवी आदि। इन सब में अपर्णा सेन जी सबसे सफलता अभिनेत्रियों में से एक थी और इन्होंने अपनी सफलता का दौर 1970 के दशक तक जारी रखा। 1981 से उन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी करना शुरू कर दिया था अपर्णा सेन जी ने। दूसरी मुख्य नायिका जो सफल हुई उनका नाम था शर्मिला टैगोर और उन्होंने द अप्पू ट्रायोलॉजी की फिल्म द वर्ड ऑफ अप्पू से अपना डेब्यू किया था। वे बंगाली फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों की भी बहुत ज़बरदस्त हीरोइन बन गई थी, सफलतम हीरोइन मुख्य नायिका के तौर पे शर्मिला टैगोर जी। ऐसे तो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल एक्ट्रेस थी बंगाली सिनेमा की सुचित्रा सेन जी, लेकिन उनके बाद सबसे सफलतम अभिनेत्रियों में शर्मिला टैगोर जी का नाम आता है, जिनकी कुछ प्रमुख फिल्में थी 1959 की द वर्ड ऑफ अप्पू, 1960 की फिल्म देवी, नायक फिल्म 1966 की और 67 की सीमा बधा और 1970 की अनर्यर दिन रात्रि। इसके अलावा अन्य कलाकारों में उत्पल दत्त जी का नाम आता है, जो कि बंगाली सिनेमा के अलावा हिंदी सिनेमा में भी बहुत अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं और जिनको खासतौर पर शेक्सपियर के नाटकों के लिए, प्लेस के लिए और मूवीज़ के लिए जाना जाता है। उत्पल दत्त जी के अलावा भानु बंदोपाध्याय, रवि घोष और अनूप कुमार भी अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, जो कि पूरी ऑडियंस को और क्रिटिक्स को अपने अभिनय क्षमता से, अपने टाइमिंग से स्तब्ध कर देते थे। जहाँ तक बंगाली संगीत की बात है, उनमें प्रमुख नाम थे रायचंद बोराल जी, पंकज मलिक एंड केसी डे। ये सभी न्यू थिएटर कलकत्ता से जुड़े हुए थे। ग्रेटेस्ट कंपोजर ऑफ द गोल्डन एरा में इंक्लूड होते हैं रॉबिन चटर्जी, सुधीन दास गुप्ता, नचिकेता घोष और हेमंत कुमार। दोस्तों, बंगाली फिल्मों में जो सुधार हुआ 1990 से 2017 तक, उस एरा को हम मॉडर्न रिवाइवल कहते हैं। इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस दौर में रिवाइवल के बंगाली फिल्मों के इस इतिहास के दौर में कुछ ऐसे निर्देशक पैदा हुए जिनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। इनमें से प्रमुख थे ऋतुपर्णो घोष, बप्पादित्य बंदोपाध्याय, बुद्धादेव दास गुप्ता, अपर्णा सेन, तरुण मजुमदार, गौतम घोष, राजा सेन, सुमन घोष आदि। ऋतुपर्णो घोष जी ने 1992 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हिरेर अंगती और उनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। तब तक उन्होंने बंगाली सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया ऋतुपर्णो घोष जी ने। उनको
कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले अपनी फिल्मों के लिए, जिनमें थी जैसे 19 अप्रैल, दहन और उत्सव। इसी प्रकार 1981 में अपर्णा सेन जी ने फिल्म बनाई एंग्लो इंडियन जो रहते थे कलकत्ता में, उनकी जीवनी पर 36 चौरंगी लेन, जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म को बहुत ज़्यादा देखा गया। यह उनके निर्देशन में बनी पहली डायरेक्टरल डेब्यू फिल्म थी और उसके बाद उन्होंने अन्य फिल्में बनाई, जिसमें उल्लेखनीय हैं पारोमीटर, एक दिन, मिस्टर एंड मिस अय्यर, 15 पार्क एवेन्यू, द जैपनीज वाइफ, गोयनार, बख्शो। और इसके अलावा बुद्धदेव दास गुप्ता जी ने अवार्ड विनिंग फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्में बनाई जैसे कि उत्तरा और मोंडो, मेयर उपाख्यान, चाराचर, जनाला, यह सब फिल्में अवार्ड विनिंग फिल्में थी। इसके अलावा गौतम कोश जी ने भी अवार्ड विनिंग फिल्में बनाई जैसे कि पद्मा नदिर माझी, और एक फिल्म थी अबार अरण्य, मोनार मानुष और अंतर्जली यात्रा। इन महान फिल्म मेकर्स ने पूरी दुनिया का ध्यान, खासतौर पर इंडिया का ध्यान कलकत्ता में लगा दिया था ग्लोबल ऑडियंस की तरफ से और एक नेशनल ऑडियंस की तरफ से। और वो फिल्में खास थी कहानी, उसके अलावा पीकू, डिटेक्टिव और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्में। और बंगाली सिनेमा की कई प्रमुख फिल्मों के रीमेक हिंदी, मराठी और मलयालम में बनने लगे, जिनमें कुछ फिल्में थी हेमलॉक सोसाइटी, रामधनु, भूटर, भविष्यात, प्रकटन और राज कहीनी। बंगाली फिल्मों के कुछ दिग्गज निर्देशक भी थे जिन्हें कलात्मक फिल्मों के लिए और बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों की सफलता के लिए भी काफ़ी सराहा गया, जिनमें से प्रमुख थे प्रदीप सरकार, अनिरुद्धा राय चौधरी, नीरज पांडे, सुजीत मोंडाल, आयान मुखर्जी, सुजीत सरकार और सुजोय घोष, गौतम घोष, श्रीजीत मुखर्जी आदि। दोस्तों, ये तो बंगाली फिल्मों का रिवाइवल पीरियड था 2017 तक। अब 2017 से लेकर प्रेजेंट आज तक के युग को अगर हम परिभाषित करना चाहे शब्दों में, तो हम उसको आधुनिक युग कह सकते हैं बंगाली फिल्म इतिहास का। बंगाली फिल्मों के इस आधुनिक युग में 2017 के बाद जो अब तक चल रहा था, उसमें कई यंग जनरेशन के लोग, डायरेक्टर और अभिनेता आगे आए, अभिनेता अभिनेत्री, जिन्होंने डोमेस्टिक घरेलू फिल्मों में, बंगाली फिल्मों में काम करने के अलावा बॉलीवुड में भी काम किया और वहाँ पर उनको सफलता भी मिली। इस दौरान कुछ सफलतम फिल्मों के नाम हैं अमेजन ओभिजान, गुमनामी, ड्रैकुला सर, नगर कीर्तन, प्रकटन, विवाहो डायरीज, असुर, गोलंदाज और किडनैप आदि। बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार आज की तारीख में हैं प्रसन्नजीत चटर्जी, देव, जीत, अंकुश हाजरा, जीतू कमाल और बिगेस्ट मेगा स्टार हैं जीशु सेन गुप्ता, अबीर चटर्जी, अनिर्बन भट्टाचार्य और मेन स्ट्रीम डायरेक्टर आर सुजीत मोंडाल, श्रीजीत मुखर्जी, एम एन राज,
राहुल मुखर्जी, अनिकेत चट्टोपाध्याय, राजा चंद्र, अंशुमन प्रत्यूष, राज चक्रवर्ती, शिवो प्रसाद मुखर्जी, पावेल, ध्रुवो बनर्जी, सुप्रियो सेन और कमलेश्वर मुखर्जी। कला फिल्में बनाने वाले निर्देशक अलग हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: अतानु घोष, कौशिक गांगुली, आदित्य विक्रम सेनगुप्ता, अर्जुन दत्ता, सुमन मुखोपाध्याय। इसी दौरान कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस खुले जिनमें नाम प्रमुख हैं SVF, विंडो प्रोडक्शंस, जीट्स फिल्म वर्क्स, देव एंटरटेनमेंट, बंगाल टॉकीज, सुंदर फिल्म्स, फ्रेंड्स कम्युनिकेशंस, SSG एंटरटेनमेंट, PSS एंटरटेनमेंट्स, द क्रिएटिव मीडिया आदि। दोस्तों, जहाँ तक बजट की बात है इन फिल्मों की, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। हर साल बंगाली फिल्में जो हैं 100 से लेकर 160 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनका बजट आमतौर पर 50 लाख से लेकर 5.5 करोड़ तक रहता है औसत के तौर पर। लेकिन एक फिल्म 20 करोड़ के बजट में बनी थी जिसका नाम अमेजन अभियान है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ की कमाई की थी। और यह फिल्म होम एंटरटेनमेंट और श्री वेंकटेश फिल्म्स ने रिलीज की थी, प्रोडक्शन हाउस ने। बॉक्स ऑफिस हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी का खिताब इसी फिल्म के नाम है, और ये अब तक की बंगाल की सबसे हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म की पायदान नंबर 1 पर है अभी तक। अमेजन ओबिजान के अलावा 2 फिल्में 15-15 करोड़ के बजट में बनी उनके बाद की महंगी फिल्में थी, जिनमें से एक फिल्म का नाम था योद्धा द वॉरियर और एक फिल्म का नाम था चंदर पहाड़। इसके अलावा कुछ कम बजट की फिल्में थी जिनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया। उन फिल्मों के नाम हैं महान निर्माता निर्देशक सत्यजित साहब की फिल्म अप्पू ट्रायलॉजी, जो 1955 से लेकर 1959 में बनी थी। बहुत 2 बजट की तीनों फिल्में थी। इन्होंने बहुत सक्सेसफुल सफलतापूर्वक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इन फिल्मों में सबसे पहला नाम आता है पाथर पांचाली का, जो अप्पू ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी, 1955 में बनी थी, और इसका बजट मात्र अविश्वसनीय रूप से 1.5 लाख था। इस फिल्म की पूरी कास्ट क्रू अनुभवहीन थी, किंतु इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 10 करोड़ का। यह टॉप 10 की लिस्ट में ऊपर के नंबर पर आती है। महान फिल्म निर्देशक निर्माता श्री सत्यजित रे साहब की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के महानतम निर्देशकों में से, निर्माताओं में से एक होने के बावजूद इनकी फिल्मों का बजट बहुत कम होता था। इनकी 2 महंगी फिल्मों का मैं जिक्र करूंगा। एक फिल्म आई थी 1968 में, द एडवेंचर ऑफ गुपी एंड बाघा, जिसका बजट था 6 लाख रुपए मात्र। उसके अलावा 1970 में इन्होंने 1977 में एक हिंदी फिल्म बनाई थी संजीव कुमार सबाना आदमी को लेकर, जिसका नाम था शतरंज के खिलाड़ी, जिसका बजट था 60 लाख रुपए, जो इनकी सबसे महंगी फिल्मों में से एक कही जाती है। दोस्तों, वैसे तो बंगाली सिनेमा हमेशा से ही पूरे भारतीय सिनेमा को और वर्ल्ड सिनेमा को प्रभावित करता रहा है, और यहाँ के निर्माता निर्देशकों की पूरे भारत में काफ़ी डिमांड रही है। किंतु 80 का एक दशक एक ऐसा आया था जिसको पूरे दशक में ये बुरे सपन की तरह भूलना चाहेगा बंगाली सिनेमा की। इस काल में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, इसका पतन हुआ बंगाली सिनेमा का। फिल्में कामयाब नहीं हो पा रही थी, और यहाँ के थिएटर जो ऑनर थे वो ज़्यादातर आधे से भी ज़्यादा थिएटर जो है इंग्लिश फिल्में या हिंदी फिल्में ही दिखाते थे। बंगाली फिल्मों को वो शो देते ही नहीं थे। और बाद में ये सब चीज़ चेंज हुई 90 के दशक के बाद में, और उसके बाद तो थिएटरों में बंगाली फिल्में लगातार दिखाई जाने लगी, और यहाँ के डायरेक्टर्स, प्रतिभाशाली कलाकारों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड ऑल ओवर इंडिया से होने लगी। 90 के दशक के उत्तरार्ध में जाकर धीरे धीरे इसका कायापलट हुआ सिनेमा का, बंगाली सिनेमा का,
और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि 800 सिनेमा थिएटर थे कलकत्ता में, पूरे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में। केवल 350 जो थे थिएटर ही बंगाली फिल्म दिखा रहे थे बस। तो 2008 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 700 सिनेमा हॉल बंगाली फिल्म दिखा रहे थे 800 में से टोटल। तो बंगाली फिल्मों का रिवाइवल इस हद तक हुआ कि एक फिल्म रामोजी फिल्म्स ने प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था बॉम्बेटे, और ये डायरेक्ट की थी फिल्म सत्यजित रे जी के सुपुत्र संदीप रे जी ने, और ये जासूसी पात्र फेलुदा पे आधारित तीसरी फिल्म थी। और उनकी सत्यजित रे साहब ने केवल 2 फिल्में बनाई थी और ये बनी थी 80 लाख के बजट में, जिसने कि अपना कॉस्ट 3 हफ्ते में ही रिकवर कर लिया था और इसने 20 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड कमाए थे ओवरऑल, यानी कि पूरे 2 करोड़ रुपए। इसका कि निर्देशक साहब संदीप रे जी ने खुलासा किया कि उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म इतना फैमिली एंटरटेनमेंट करेगी और इतना मुनाफा कमा कर दे सकेगी इतनी जल्दी अवधि में। इससे पहले यही कमाल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर बुद्धा देव दास गुप्ता जी ने अपनी एक फिल्म मोंडो मेयर उपाख्यान, जिसका शाब्दिक अर्थ है द टेल ऑफ ए फॉलन गर्ल, से किया था, जिसे आरजोई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था और इसका ओवरसीज राइट बेचा गया था 70 लाख में, जबकि कॉस्ट आई थी इसकी मात्र फिल्म की 6 लाख रुपए। इसी तरह से एक अन्य डायरेक्टर हारानाथ चक्रवर्ती ने एक फिल्म बनाई थी साथी, जिसका शाब्दिक अर्थ कंपेनियन। उसने भी एक रिकॉर्ड बनाया था कि 5 गुना उसने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा कमा कर दिया था सभी को। तो फिल्म जो थी वैसे तो एक फिल्म जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नावल पर आधारित थी चोखेर बाली, और जिसको ऋतुपर्णा घोष जी ने डायरेक्ट किया था, जिसमें ऐश्वर्या राय जैसी विश्व सुंदरी हीरोइन थी, उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला बॉक्स ऑफिस से जो उससे उम्मीद की जा रही थी। वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जिसे कि लगभग 1 करोड़ 65 लाख के बाहरी बजट में बनाया गया था। उस वक्त के हिसाब से वो बजट बहुत भारी था बंगाली फिल्मों के हिसाब से। दोस्तों 2008 में एक कंट्रोवर्शियल फिल्म आई थी जो पॉलिटिकल ड्रामा थी, जिसने बंगाल पर कुछ कमेंट्स कर दिए थे, जिस वजह से इस फिल्म को विड्रॉ करना पड़ गया था। इस फिल्म का नाम था कैलर रखाल और ये शेखर दास जी ने बनाई थी, और इस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पैदा कर दी थी और उसको फिर बॉक्स ऑफिस पे से हटाना पड़ गया था, विड्रॉ करना पड़ गया था, और ये एक बहुत बड़ी नाकाम फिल्म साबित हुई। दोस्तों कलात्मक फिल्में बनाने वाले ऋतुपर्णा घोष, अपर्णा सेन और गौतम घोष जैसे निर्माता निर्देशकों ने अपने प्रोड्यूसर के लिए बाहर की कंट्री से पैसा लाने में कामयाबी हासिल करी, और राशि प्रोडक्शन और मुक्ता आर्ट्स फिल्म जो है बॉम्बे की, वो भी अब काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बंगाली फिल्मों में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। पैरेलल सिनेमा ने, समांतर सिनेमा ने 8 फिल्मों के नाम पर डोमेस्टिक मार्केट को टच किया, खास से खास ओवरसीज मार्केट को भी टैप किया इसने, और इस तरह से इन फिल्मों का भविष्य थोड़ा और प्रखर होता चला गया। और तो और हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कोलंबिया ट्राई स्टार ने अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कदम बढ़ा दिए हैं बंगाली फिल्मों के लिए, जिस पर सरकार की तरफ से भी कुछ कार्रवाई, कुछ कानून चल रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें बंगाली फिल्मों के आड़े आ रही हैं, थोड़ा यहाँ का पोल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ बांग्लादेशी फिल्मों से भी इनको टक्कर मिल रही है, और कुछ यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इन्हें कलकत्ता से बाहर, वेस्ट बंगाल से बाहर शूटिंग के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों जहाँ तक बंगाली फिल्मों की ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग का सवाल है, एक साइट है साइट एंड साउंड क्रिटिक्स पोल ऑफ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिल्म्स, उसमें सत्यजित रे साहब की फिल्म द अप्पू ट्रायलॉजी 4थे नंबर पे थी 1992 में। इसी तरह से एक फिल्म, बंगाली फिल्म द म्यूजिक रूम 27वें नंबर पे थी 92 में। चारुलता 41 नंबर पर थी 92 में ही।
और डेज एंड नाइट इन द फॉरेस्ट रैंक की गई थी 81वें नंबर पर, 81 नंबर पर 1982 में। 2002 में साइट एंड साउंड क्रिटिक्स एंड डायरेक्टर्स पोल में इंक्लूड हुई थी ऋत्विक घटक की फिल्म मेगा ढाका तारा, और इसको 231वां स्थान मिला था। और दूसरी फिल्म थी कोमल गंधार, इसे 346वां स्थान मिला था। दोस्तों 1998 में क्रिटिक्स पोल किया था एशियन फिल्म मैगजीन ने, इसका नाम था सिने माया। इसमें अप्पू ट्रायलॉजी को रैंक किया गया था नंबर 1 पर, और रेज चारुलता को और द म्यूजिक रूम को रैंक किया गया था 11वें नंबर पर, और घटक की फिल्म, और इसी पोल में ऋत्विक घटक जी की फिल्म स्वर्ण रेखा को 11वें नंबर पर रैंक किया गया था। 1999 में द विलेज वॉइस टॉप 250 बेस्ट फिल्म ऑफ द सेंचुरी क्रिटिक्स पोल में अप्पू ट्रायलॉजी को फिर दोबारा शामिल किया गया था, जिसको रैंक किया गया था 5वें नंबर पर। 2005 में द अप्पू ट्रायलॉजी वाज आल्सो इंक्लूडेड इन टाइम्स ऑल टाइम 100 मूवीज लिस्ट में। और 1992 में द साइट एंड साउंड क्रिटिक्स पोल्स रैंक रे एट नंबर 7 in its list of top 10 director of all time, and Days and Nights in the Forest rank number 81 in 1982। दोस्तों वर्ल्ड क्लास की संस्थाएं और क्रिटिक्स ने बंगाली फिल्मों को हमेशा बहुत ही जबरदस्त रैंकिंग दी। दोस्तों नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू का अवार्ड यूएसए से जनरेट होता है, और उसका ये अवार्ड फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म को दिया जाता है। जो सत्यजीत की फिल्म 1958 में आई पाते पंचाली को दिया गया था, और 1960 में दिया गया था द वर्ल्ड ऑफ अप्पू को। 1992 सन 1992 में द एनुअल एकेडमी अवार्ड ऑस्कर की तरफ से मिला था सत्यजीत साहब को, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज रेयर मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड ऑफ हिज प्रोफाउंड ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक which has had an indelible influence on filmmakers and audience throughout the world। दोस्तों ये था विस्तृत वर्णन बंगाली सिनेमा इतिहास का, जिसका कि बहुत योगदान रहा हिंदी सिनेमा इतिहास में। और इसके बारे में तो खैर ये तो खान है एक हीरे की, जिसमें हीरे निकलते जाएंगे, जितना खोदेंगे। तो मैं यहीं समापन करूंगा इसका। और इस समापन करते हुए मैं टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों के बारे में बता दूं, बंगाली फिल्मों की, टॉलीवुड की। इसमें 10 नंबर पर आती है फिल्म का नाम है टॉनिक, 2021 में आई थी, और इसके निर्देशक थे अभिजीत सेन, और ये बनाई थी, प्रोड्यूस की थी देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स ने। इसने कमाए थे कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 8.95 करोड़। दोस्तों 9वें पायदान पर फिल्म आती है रंगबाज, 2013 की। इसके डायरेक्टर राजा चंदा, और इसको बनाया था सुरिंदर फिल्म्स ने, और इसने कमाए थे पूरे 9 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। दोस्तों इस श्रेणी में 8वें पायदान पर फिल्म का नाम है नवाब, 2017 की, और इसके डायरेक्टर हैं जॉयदीप मुखर्जी। बनाया था इसको जैज मल्टीमीडिया एसके मूवीज़ ने। इसने कमाए थे पूरे 9.10 करोड़। दोस्तों 7वें नंबर पर फिल्म है परण जे जलिया रे, 2009 की। रवि किनागी जी ने डायरेक्ट की थी। श्री वेंकटेश फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया था। इसने कमाए थे 9.50 करोड़। इस सूची में 6ठे नंबर पर फिल्म का नाम है साथी, 2002 की फिल्म, और इसके डायरेक्टर थे हारानाथ चक्रवर्ती, और इसे बनाया था श्री वेंकटेश फिल्म ने। इसने कमाए थे 9.80 करोड़।
दोस्तों 5वें नंबर पर फिल्म का नाम है पगलू, 2011 की। इसके डायरेक्टर थे राजीव कुमार विश्वास और सुरिंदर फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया था। इसने कमाए थे 9.95 करोड़। चौथे स्थान पर फिल्म आती है महान निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की बहुचर्चित अप्पू ट्रायलॉजी की फिल्म पाथेर पंचाली 1955 की। सत्यजीत रे साहब डायरेक्टर और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसको प्रोड्यूस किया था। इसने कमाए थे पूरे 10 करोड़। दोस्तों तीसरे नंबर पर फिल्म आती है पोस्ट टू बैक टू रूल। यह फिल्म आई थी 2017 में। बाबा यादव जी ने इसको डायरेक्ट किया था और इसका निर्माण किया था जीट्स फायर वर्क्स ने और वालजेन मीडिया वर्क्स ने और जैज मल्टीमीडिया ने। इसने कमाए थे 10.50 करोड़। दोस्तों टॉप 10 की सूची में दूसरे नंबर पर फिल्म का नाम है चंदर पहाड़, 2013 की फिल्म। इसे डायरेक्ट किया था कमलेश्वर मुखर्जी ने और इसे श्री वेंकटेश फिल्म ने प्रोड्यूस किया था। इसने कमाए थे पूरे 15 करोड़। दोस्तों इस पूरी वीडियो में जिस फिल्म का जिक्र हुआ है वो नंबर 1 पायदान पे है, जिसका नाम था अमेजन ओबिजान, 2017 की फिल्म। इसके डायरेक्टर थे कमलेश्वर मुखर्जी और इसे श्री वेंकटेश फिल्म ने प्रोड्यूस किया था। इसने कमाए थे 48.63 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। दोस्तों ये था टोटल बंगाली फिल्मों का इतिहास, टॉप 10 फिल्में। सत्यजीत रे साहब के बारे में एक मेरी पहल श्रद्धांजलि, एक तरह से ए ट्रिब्यूट टू द ओनली ऑस्कर अवार्ड विनर ऑफ इंडियन फिल्म मेकर्स, और उनको मेरा सल्यूट है, शत शत प्रणाम है। बाकी उनके अलावा जितने भी ग्रेट एक्टर्स हुए हैं, कलाकार हुए हैं या फिल्म मेकर्स हुए, सबका जिक्र कर दिया। आपको ये वीडियो अत्यधिक लंबा होने की वजह से हो सकता नापसंद आए, मगर कुछ भी इसमें तत्व आपको अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट द्वारा मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।